नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल जी न्यूज़ पर एक शाम के 5 बजे वो ताल ठोक करके नहीं ताल ठोक के एक प्रोग्राम आता है, तो जी न्यूज़ के विभिन्न उसके एंकर उस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। तो कल जो है एक अदिति त्यागी करके एंकर है जी न्यूज़ की, वो संचालित कर रही थी और कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ प्रवक्ताओं को भी को शामिल किया था, वो भी उसमें शामिल थे। तो उसके सामने अदिति त्यागी कर रही है कि मुसलमान मत कहिए, हम सभी भारतीय हैं, कई बार उसने कहा। अब सवाल है, अदिति त्यागी जैसे लोग जो है पत्रकार के रूप में हो चाहे भी हो, पाकिस्तान के सामने तो बड़े जोर से कह दिया कि हम सभी भारतीय हैं। अदिति त्यागी जैसे लोग जरा बताएं कि वो कौन सा आचरण अपने जी न्यूज़ के माध्यम से करती हैं, कैसे कैसे लोगों को वो आमंत्रित करती हैं, उनके लोग जो कि भारतीयता का, भारतीय संविधान का और खुद वो चैनल भारतीयता का और भारतीय संविधान का किस कदर हर वक्त जो है अपमानित वो करता रहता है। और ये बात इन समों की समझ या खोपड़ी में नहीं आती है। तो अदिति त्यागी जैसे लोग जरा समझें कि मीडिया का जो व्यापार है, बिजनेस है, वो भारत के संविधान की धारा 19(1)(a) यानी 19(1)(a) के तहत जो कि एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी व्यक्ति की आज़ादी का मौलिक अधिकार के तहत ही जो है ये मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया और अखबार, उसी के तहत जो है ये उनका व्यापार जो है वो कानून सम्मत है। लेकिन ये मीडिया वाले हर वक्त तो भारत के उसी संविधान का और उस आदेश का कि हम सभी भारतीय हैं, बराबर उसका उल्लंघन और अनादर करते हैं। बराबर हिंदू मुस्लिम वो करवाते रहते हैं। तो ये खुद ये चैनल वाले पाखंड के रूप में भले बोले कि हम भारतीय हैं, तो भारतीयता का भी वो अपमान करते हैं, उसका भी अनादर करते हैं, उसका भी उल्लंघन करते हैं और भारत के संविधान
जिसके जिसकी की वो धारा अभी बताई गई है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मैंने 19(1)(a) के तहत जिनका व्यापार चलता है, बराबर जो है ये भारत के संविधान का अनादर उल्लंघन हमेशा करते रहते हैं। तो ये भी देश के बड़े खतरनाक दुश्मन हैं सब। पाखंड जो है वो कुछ भी कर लें। तो ये नमूना आपको बताया। और दूसरा, ये असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी वास्तव में इस देश के लिए बहुत अभिशाप बन गया है। इस रूप में वो मौका तलाशता रहता है कि किन किन तरीकों से इस भारतीय समाज में विखंडन पैदा किया जाए। शायद उसको मालूम होगा कि उसके अलावा और भी ताकतें इस देश में जो है नफरत फैलाने की जुगत में हमेशा रहते हैं, किसी न किसी बहाने। वो अपने हाथ में मैंने बिल्कुल जलती हुई तीली हमेशा वो रखते हैं। कोई भी बहाना आ जाए बस तुरंत आग लगाई जाए, ये मालूम है उसको। असदुद्दीन ओवैसी जैसे तत्वों को मालूम है, लेकिन ये भी उसी आग में वो घी डालता है। अब और इस बेवकूफ को कितनी बार कहा जाए कि जिसको ये मुसलमान कहता है, और ये खुद इस संवैधानिक देश में वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ना तो मुसलमान हैं, न तो ये खुद असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान है। ये कहता है कि हम वकील हैं। कौन सा वकील है ये? जबकि भारत के संविधान का उस आदेश का सरासर ये उल्लंघन करता है जो संविधान का, जो जब संविधान प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं। लेकिन इसकी बेहयाई तो देखिए, यानी इसको बेवकूफ मत आप मत बनिए। ये बेहया किस्म का है। कोई उसको बता रहा है कि भाई मुसलमान कहना छोड़ो, ना तो तुम मुसलमान हो और जिसके लिए तुम ये कहते हो वो भी मुसलमान नहीं है। इस देश में सभी भारतीय हैं। और उसी प्रकार इस देश में कोई भी हिंदू नहीं है, कोई भी सिख या ईसाई नहीं है, सभी भारतीय हैं। उनके अलग अलग विश्वास हैं, अलग अलग पंथ हैं। उसके लिए जो है मैंने आज़ादी है करने की, लेकिन व्यक्तिगत रूप में आज़ादी है। सार्वजनिक जीवन में, सामूहिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, भारतीय जीवन में उसका कोई स्थान नहीं है। इतनी छोटी सी बात, मोटी सी बात इस असदुद्दीन जैसे तत्व जो है, यानी उनके खोपड़ी में घुसती नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के द्वारा सिखाए पढ़ाए छूट भैया जब भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करते हैं या कुछ जो है सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट करते हैं, तो कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर हमारा बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये उनकी मानसिकता बोलती है। ये उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि भारतीय अवाम ताकत दल और मैं इस देश में अवाम की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। उस बेवकूफ़ को जानना चाहिए कि भारत के अवाम की मजबूती तभी आएगी जब पूरी अवाम हमारी 135 करोड़ एक होगी, वो भी भारतीयता के मंच के आधार पर। एक ही आधार, एक ही मंच है, भारतीयता। हम नहीं समझते हैं कि इस स्तर का वो बेवकूफ़ होगा असदुद्दीन ओवैसी। जानबूझ करके हमारे भारतीय समाज को कमज़ोर करने के लिए ये दिन रात जो है वो षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन ये जो कर रहा है किसके शासन के तत्वाधान कर रहा है, ये मुख्य विषय है। मोदी महोदय जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनके शासन के तत्वाधान इस तरह का खतरनाक जो है तत्व जो है, जो कि हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में एक भेद तनाव, हर वक्त तनाव पैदा करने का कोई न कोई मौका जो है वो ढूंढता रहता है। अब देखिए, मतलब कि वो
आज़ादी की जंग में हमारे सभी भारतीय भाई बहन, वो किसी भी आस्था के हों, उन्होंने बिल्कुल कंधा से कंधा मिला करके अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो जंग वो छेड़े थे, लड़ाई लड़े थे सभी लोग। और उनके अलग अलग उनके पंथ की जो है आस्थाएं रही होंगी, लेकिन ये जो है बेवकूफ़ और भारतीय समाज विरोधी या भारत विरोधी तत्व जो है, ये असदुद्दीन ओवैसी जो है सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विषय में कहता है कि सिर्फ मुसलमानों ने खून बहाया है, और नाम भी किसका लेता है, कुछ ऐसे लोगों को, और उसमें अशफाकुल्लाह जी का नाम भी लेता है। अशफाकुल्लाह जी ने कभी भी इस लिहाज से नहीं कहा कि हम मुसलमान हैं। उन्होंने कहा हम इस भारत माता के सुपुत्र हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि जब हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हो तो हम हर कुर्बानी यहाँ तक कि प्राण देने के लिए भी हम तैयार हैं। ये जज्बा, और इतने पवित्र जज्बे को ये कलंकित कर रहा है, अपमानित कर रहा है, कह रहा है कि ये मुसलमान, तो हर तरह से अभिशाप है। लेकिन सिर्फ हमारे कहने मात्र से नहीं होगा। मोदी जी तो इस तरह के सारे दुश्मनों को अपने शासन के अधीन जो पाल रहे हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है, खासकर विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विशेष है, और वो भी हैदराबाद में रहने वाले जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से गुजारिश है कि इसके हौसले को पस्त करिए, इसको सिखाइए कि आप मुसलमान नहीं हैं, आप इस देश के एक सम्माननीय भारतीय भाई बहन हैं। आपके असली वजूद, असली पहचान इस संवैधानिक देश भारतवर्ष के अंदर यह है कि आप भारतीय हैं। और यही बात असदुद्दीन ओवैसी जैसे भारत विरोधी तत्वों के दिमाग में घुसाइए कि वो भी मुसलमान नहीं है, वो भी भारतीय है, और अपनी इसे जो है यानी भारतीय समाज को तोड़ने की गतिविधि जो है वो रोके। वो कब होगा? जब उसकी सभाओं में जाना आप लोग बंद करेंगे, उसको काले झंडे दिखाएंगे, और उसको हर तरह से जो है हतोत्साहित करेंगे, और उसके इस तरह के मंसूबों को और हौसलों को पस्त करेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल का अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से, और भी विशेष करके जो हैदराबाद में रहते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इसके हौसले को और असदुद्दीन ओवैसी की कारगुजारियों को पस्त करें। यह मुल्क के हित में निहायत ज़रूरी है। इसके आगे हम और भी समझाएंगे और भी निवेदन करेंगे, ये निहायत आवश्यक है। इस देश का एक घोर गद्दार है केजरीवाल। आप लोग जानते होंगे कि कुछ साल पहले इसी जेएनयू के प्रांगण से एक घोर गद्दार कन्हैया कुमार ने सरेआम और वो भी बड़े धृष्टता के साथ नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। और उसका समर्थन जो है यही गद्दार राहुल गांधी ने किया था, सीताराम येचुरी ने भी किया था, डी राजा ने भी किया था, और यही गद्दार कन्हैया कुमार ने जाकर पांव भी छुए थे इसी अखिलेश कुमार को, और अखिलेश कुमार ने इसको आशीर्वाद भी दिया था। और उसका समर्थन ये गद्दार केजरीवाल ने भी किया था। और वैसे तो ये प्रकरण दिखाता है कि हमारे देश में कौन कौन से छुपे हुए गद्दार हैं, और गद्दार भी हैं, और इन गद्दारों को शाह कहाँ से मिलती है।
और इनको प्रोटेक्शन और पेट्रोनेज कहाँ से मिलता है? ये हमारी पूरी आवाम को, ये हमारी सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को देखना बहुत जरूरी है। चलिए मोदी जी के यहाँ से शुरू करिए। मोदी जी अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। उनको यह असर नहीं हुआ कि कोई कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इसका राष्ट्रवादी मोदी जी के मानस पटल पर जरा भी असर नहीं हुआ। अन्यथा कोई भी देशभक्त होता और देश विषय में ऐसा इस तरह का खतरनाक नारा, जो कि हमारी संप्रभुता, जो कि हमारे देश की संप्रभुता, जो हमारे देश की सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी को चुनौती दे रहा है या उस पर हमला कर रहा है, तो इतनी अकल तो मोदी जी में होनी चाहिए, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, कि इस तरह का नारा हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की सार्वभौमिकता या सॉवरेंटी पर सीधा हमला है। तो उसको ये अदालती प्रक्रिया या दिल्ली पुलिस पर ये छोड़ देते हैं। यह सबसे बड़ी गद्दारी अब अपने राष्ट्रवादी या नकली राष्ट्रवादी मोदी जी की, और उनके इस कार्रवाई से, इनके फैसले से देश के जितने भी छुपे हुए गद्दार हैं, उनको भारत के खिलाफ गद्दारी करने का मौका मिला है। और यह न्यायालय इतने बड़े गद्दार जो कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उसको जमानत देता है, वो भी एक फिल्मी गाना लिख कर। और इसके बाद ये टीवी चैनल वाले जो है, खास करके किशोर अजवाणी ने इसी गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाया, और उस टॉक शो को जो देखने वाले, उनके दिमाग में जरा भी नहीं आया कि ये कि जो जिसके साथ ये टॉक शो चलवाया जा रहा है, ये घोर गद्दार है कन्हैया कुमार, जिसने अपने मुल्क के खिलाफ ये नारा लगाया सरेआम, खुलेआम, सार्वजनिक रूप से, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मैं नहीं समझता कि चाहे उस टॉक शो में बैठे हुए हमारे भारतीय भाई बहन या वो लोग जो है, उनके लिए देश का महत्व कम होगा। देश का महत्व उनके लिए भी है। अब कोई कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो कितनी संवेदनहीनता है उनकी, कि जो कि कन्हैया कुमार के उस टॉक शो में शामिल होकर के चुपचाप वो देख रहे थे। तो देश के खिलाफ गद्दारी का नमूना वहां भी है। देखिए, जब कोई घटना ऐसा होती है तो छुपे हुए गद्दारों जो है वो बरसाती मेढक की तरह जो है सामने आ जाते हैं, और ये पूरा मौका दिया नकली राष्ट्रवादी मोदी जी ने। तो टॉक शो चलवा, लोग सुन भी रहे हैं। जो सुन रहे हैं वह भी अपरोक्ष रूप से गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थन करके राष्ट्र विरोधी वो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से। और इतना ही नहीं, उस टॉक शो में हद तो तब हो जाती है जब वो गद्दार एंकर किशोर अजवाणी इस सीमा तक उसकी गद्दारी बढ़ जाती है, जब वो ये कहता है कि इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। क्या कह रहा है, इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। किसी ने यदि इतना ही कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। टुकड़ा तो हुआ नहीं भारत का। ये देखिए उसका जवाब, किस कदर गद्दारी का जो है ये भाव उस गद्दार एंकर किशोर अडवाणी में छुपा हुआ है। उसकी गद्दारी को आईना दिखाने के लिए
भारतीय जनता दल को इसी यूट्यूब के माध्यम से उसको बताना पड़ा और उस सीमा तक जाना पड़ा जिस सीमा तक जो है शिष्टाचार या शिष्ट भाषा को लांघ करके, मर्यादा को लांघ करके उसको आईना दिखाने की मजबूरी हो गई। उसको ये कहना पड़ा कि किशोर रजवानी, तू ये बता कि ये तुम्हारे सामने कोई सिरफिरा किस्म का कोई व्यक्ति है और वो तुम्हारी माँ बहन की गाली दे रहा है अकारण ही, यानी बगैर किसी कारण के माँ बहन की गाली दे रहा है। और वो गाली देने वाला कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है जो कि गाली में कह रहा है। वो गाली देने वाला कुछ भी तुम्हारे न तो माँ के साथ न तो बहन के साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है जो कि वो गाली में कह रहा है। फिर भी तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं? तुम्हारे खून में उबाल आएगा कि नहीं? और तुमको क्रोध आएगा कि नहीं? तुमको क्रोध जरूर आएगा, तुमको गुस्सा जरूर आएगा, तुम्हारे खून में उबाल वो जरूर आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला। तो गद्दार किशोर रजवानी, जब देश का मामला हो तब तुम तर्क दोगे कि इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है, और जब तुम्हारा व्यक्तिगत मामला हो तो तुमको गुस्सा आएगा। तो जरा देखो कि तुम कितने बड़े गद्दार हो इस देश के। और ये गद्दार किशोर रजवानी अभी भी न्यूज़ 18 इंडिया में बदस्तूर वही प्रोग्राम लेके आता है और उसी प्रोग्राम में लगा हुआ है जो कि 100 बात की एक बात लेके आता है। और इसीलिए भारतीय जनता दल ने इस न्यूज़ 18 इंडिया के मालिक मुकेश अंबानी को भी कहा कि मिस्टर अंबानी, आप ऐसा मत समझिए कि इस गद्दार किशोर रजवानी को बचा करके आप बच जाएंगे। देश के गद्दारों को बचाना, उसको साथ देना भी एक बहुत बड़ी गद्दारी होती है। अंबानी महोदय, मुलाकात होगी, वक्त आएगा और ये देश आपको खींचेगा। तो देश के गद्दारों का पक्ष लेना, उसको बचाना और उसको नौकरी से न निकालना, ये देश के खिलाफ गद्दारी। तो भारतीय जनता दल ये बता रहा है कि वो एक एक करके जहां तक हो सकेगा देश के गद्दारों को चिन्हित करेगा, उनको ईयरमार्क करेगा और पहचान करवाएगा अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए और अपने आदरणीय भारतीय अवाम के लिए। देखिए, ये गद्दार है, ये गद्दार है। और फिर इसके बाद तो फिर तांता लग गया। दिल्ली पुलिस ने 36 महीने में उसकी चार्जशीट तैयार की और जब चार्जशीट बनकर तैयार हुई 36 महीने में, तो वो फाइल गई इस केजरीवाल के पास, देश का जो गद्दार मुख्यमंत्री है ना। और उस फाइल पर ये 8-9 महीने उस फाइल पर ही बैठ गया। तो ये जो है गद्दार है वो केजरीवाल। और इसके बाद इन कम्युनिस्ट तो इस देश के घोर गद्दार हैं। देखिए, भारतीय जनता दल इन गद्दारों की पहचान करवा रहा है, लेकिन ये राष्ट्रवादी किस्म के हैं, इनको सारे गद्दार कबूल हैं। ये सबसे बड़े मैंने आश्चर्य दुख की बात है, सारे गद्दार इनको कबूल हैं। और कुछ गद्दारों की तो गद्दारी है, ये छिपा भी रहे हैं। तो अभी जरा ये पूरा हो जाए तो कम्युनिस्ट वालों ने इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को इस देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, वो जो चुनाव, संसदीय चुनाव, उसमें भाग लेने के लिए
अपनी पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से टिकट भी दे दिया बेगूसराय बिहार से जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अब जो बॉलीवुड की जो गद्दारी है देश के खिलाफ, जावेद अख्तर और उसकी बीवी शबाना आजमी, ये दोनों ने गद्दारी किया जो है, और स्वरा भास्कर, इन तीनों गद्दारों ने उस गद्दार कन्हैया कुमार के संसदीय चुनाव में उस गद्दार कन्हैया कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इसके बाद तो पता ही लग गया। ये सब मौका दिया ये नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय, जबकि आवश्यकता ये थी, देशभक्ति का तकाजा ये था मोदी महोदय कि इसको तुरंत जो है कन्हैया कुमार को तुरंत सेना के हवाले करना था, और उसी को सिर्फ उसी को सेना के हवाले नहीं, उसके समर्थन में जो लोग भी आए, उसके समर्थन में ये गद्दार केजरीवाल आया, गद्दार राहुल गांधी आया, ये सीताराम येचुरी आया, डी राजा आया, और जिसका पांव छुआ वो अखिलेश यादव। इनको भी मोदी महोदय यदि आप सेना के हवाले कर दिए होते तो हमारी ये देश की पावन धरती कुछ गद्दार पापों से जो है हल्की हो गई होती। लेकिन आप मैंने देश के खिलाफ काम करते हुए आप नकली राष्ट्रवादी हैं, जो कि इन सभी गद्दारों को आपने देश के खिलाफ गद्दारी करने का मौका आपने दिया। इस देश में देशभक्ति लाने के लिए इन गद्दारों की पहचान करवाना यह निहायत आवश्यक है। और हमारे देश के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी समझे। बाकी जो उनकी सेवा है, जो उनको इज्जत देना है, वो सब हो जाएगा जिस वक्त आप इन सभी देश विरोधी काले अंग्रेजों को पूरे परिदृश्य से हटा देंगे। ईवीएम मशीन पर जो है माकूल जवाब दे करके इनको नस्ल में नाबूद कर देंगे, और अपने आशीर्वाद से भारतीय जनता दल के हाथों में सत्ता का उपकरण जो है वो थमाएंगे। सब कुछ हो जाएगा। विकास में भागीदारी और जो है और विकास में प्रत्येक भारतीय भाई बहन, प्रत्येक अपनी भारतीय आवाम या अनुभव करेगी कि वाकई में ये व्यवस्था हमारे लिए भी है और हम भी इसके भागीदार। कोई भी योजना जिस तबके के लिए होगी 100% उसके जो है उसके यहाँ तक पहुँचेगी। खास करके हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो उसी रूप में 100% उनके पास पहुँचेगी। कब? जब ये सिस्टम, ये प्रणाली जो है शुद्धता जो है वो माने दुरुस्त हो जाए और भारतीय बन जाए। यानी मतलब कि भारतीयता के अनुसार, जो भारतीयता की आवश्यकता है उसके अनुसार। अब आप लोगों ने देखा होगा कि योजनाएं तो तमाम रहती हैं, लेकिन ज़मीन पर जब उसका अमल होने की बात आती है, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो भारतीय जनता दल इससे अवगत है। तो जो भी योजना हो, खास करके हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए, वो योजना 100% उसी रूप में गरीब भारतीय भाई बहनों को ही मिलेगी। और कानून व्यवस्था और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों या अपने आदरणीय भारतीय नागरिकों को जो है सुरक्षा भी, उनकी इज्जत भी, उनकी प्रतिष्ठा भी, उनकी भी सुरक्षा की जाएगी। विशेष करके हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, हमारे बहुएं, माताएं, उनकी भी इज्जत की सुरक्षा। और
प्रतिष्ठा की रक्षा और न्याय मौके पर। खौफ अपराधियों के दिमाग में, हमारी आवाम बेखौफ। तो इस तरह के और भी जो व्यवस्था से तमाम माने जो अभिशाप है, जैसे कि गांव गिराज के लोग हैं, छोटी छोटी बातों के लिए वो तहसील का चक्कर लगाते हैं, वो छोटे छोटे कागज़ के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, उसका भी निदान मैंने था बताया कि ये इस सारी सेवाएँ आपको आपके दरवाजे मतलब कि पंचायत दफ्तर से मिल जाएंगे। यानी पंचायत दफ्तर में ही आपको उस सर्टिफिकेट के लिए उस जो भी मैंने जो भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए उससे मुतालिक जो भी कागज़ पंचायत में ही जमा करिए। और कुछ दिनों मतलब जो कि निर्धारित समय होगा उसके बाद आपको पंचायत से ही मिल जाएगा। और एक माने कारगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन पंचायत और फिर मतलब कि पंचायत से तहसील के बीच में, पंचायत से जिला अधिकारी के बीच में, पंचायत से ब्लॉक के बीच में, पंचायत से थाने के बीच में, और पंचायत से ही जो है वो बिजली दफ्तर के बीच में एक कारगर जो है संचार व्यवस्था स्थापित करके ये संभव है। लेकिन हाँ, तुरंत संभव नहीं होता है, क्योंकि एक नया किस्म का ये व्यवस्था है, कुछ वक्त लगेगा। तो उनकी जो गांव गिराज की हमारे जो भारतीय भाई बहन उनकी समस्याओं का भी निदान है। एक है जो है वो मुकदमेबाजी का भी है, और इस तरह से तमाम है। और जो है और न्यायपालिका की जो भूमिका है वो भी यानी काफ़ी दुख दे रही है इस देश को। तो जो पुलिस व्यवस्था है, न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, और जो है गांव गिराज की जो बातें हैं, और फिर हमारे गांव गिराज में जो है कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री में सभी कुछ, जिसके लिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो सॉस बनाती हैं, टमाटर की चटनी जो सॉस बनाती हैं और भी बनाती हैं, वहीं पर आलू की चिप्स से तो रोजगार भी मिलेगा, दो पैसे भी मिलेंगे। और जब माल बिकेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जब कॉटेज इंडस्ट्री का माल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकेगा तो गांव के लोगों का, गांव का विकास भी होगा, उनके चेहरे पर खुशी आएगी, और स्माइलिंग फेसेस जिसकी बात बराबर न्यायपालिका और लोग करते रहते हैं वो भी आएगा। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। लेकिन ये बातें पूरा का पूरा जो है यूट्यूब के माध्यम से बताना उतना संभव नहीं है। लेकिन एक रूपरेखा, आउटलाइन बताया गया, सब कुछ होगा। लेकिन उसके पहले ये इस देश के दुश्मन और देश के काले अंग्रेज पूरे के पूरे जो है परिदृश्य से आपको हटाना, और इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और जो कि आपको निभाना है कैसे, एक होकर के। भारतीय जनता दल का नाम ही है कि भारत के अवाम की ताकत, और वो हमारी भारत के अवाम ताकतवर तभी हो सकते जबकि एक होगी। वैसे भारत का संविधान भी कहता है कि सॉवरेन संप्रभुता की ताकत जो है सिर्फ अवाम में है। लेकिन जरा सोचिए तो, आप जो है संप्रभु ताकत होते हुए भी इस देश में सबसे निर्बल, सबसे दुर्बल, सबसे कमजोर जो है वो दिख रहे हैं। क्यों? क्या बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। तो इस बिखराव को इस बिखराव को और जो बटे हुए हैं, इस स्थिति को समाप्त करना होगा। इसीलिए भारतीय जनता दल दिन रात लगा हुआ है समझाने में कि अपने को भारतीय समझिए, आप भारतीय हैं, भारतीय एकता स्थापित करिए, और उसके आधार पर जो है एक होइए, और आप ताकतवर होइए। और जब आप ताकतवर होंगे, अपने आप ये देश विरोधी ताकतें जो है भग जाएंगी। इनका अता पता नहीं लगेगा। न कोई समाजवादी पार्टी दिखेगा, न कोई जो है जेएनपीसी दिखेगा, न कोई बीजेपी दिखेगा, न कोई टीएमसी दिखेगा। कब? जब आप एक होकर के, भारतीयता के आधार पर एक होकर के
एक हो करके ताकतवर बन जाएंगे। भारतीय जनता दल का यही लक्ष्य है कि पहले आप ताकतवर बनिए, ताकतवर बन करके ही इन देश विरोधी ताकतों को, भारत विरोधी ताकतों को, काले अंग्रेजों को आप भगा पाएंगे और दूसरी आज़ादी आप ला पाएंगे, दूसरी और वास्तविक आज़ादी। यही चीज़ बार बार कई रूपों में भारतीय जनता दल आप आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, आप आदरणीय भारतीय अवाम से बराबर ये निवेदन कर रहा है। एक बार किसी टीवी परिचर्चा में बीजेपी का प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, वो आम आदमी पार्टी की आतिशी सिंह भी बैठी थी, उसे ये कहा कि केजरीवाल जो ये बोलता है, दम भरता है, तमाम इसका दावा करता है कि हमने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सभी विश्व स्तर का कर दिया है, मोहल्ला क्लिनिक फलाने ठिकाने। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी की प्रवक्ता जो आतिशी सिंह थी उससे कहा कि आप कम से कम 5 ऐसे स्कूल जिसका कि दावा वो करते रहते हैं आपके केजरीवाल महोदय, तो 5 ऐसे स्कूल का नाम, 5 ऐसे स्कूल का नाम बता दीजिए। अभी है वो आतिशी सिंह शहजाद पूनावाला के इस सवाल का कि जिस तरह के स्कूलों का दावा वो केजरीवाल करता रहता है, ऐसे 5 स्कूलों का नाम बताइए, उसका जवाब वो उसने नहीं दिया। बराबर और क्या बोलती रही कि गरीबों को मुफ्त पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, गरीबों को मुफ्त बिजली गरीबों को मुफ्त बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। यही चीज़ बार जो है वो एक जो है वो चक्र के रूप में जो है वो इस बात को कर रही थी। भारतीय जनता दल का ये केजरीवाल से पूछना है कि जो आप आतिशी सिंह से ये कहलवा रहे थे कि गरीबों को मुफ्त बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, गरीबों को मुफ्त पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, कहलवा रहे हैं, तो पहले ये बताइए केजरीवाल महोदय, आप गरीबों के हितैषी हैं कि आप गरीबों के दुश्मन हैं? देखने में तो ये आया कि आप शब्दों से, सिर्फ मुंह से या बोलने में बहुत दावा करते हैं गरीबों का। आप गरीबों के साथ आपने क्या व्यवहार किया है ये देश ने देखा। 2 साल पहले कोरोना का जब संकट आया था, आपने उत्तर प्रदेश के, बिहार के और अन्य प्रांतों के जो मजदूर भारतीय भाई बहन थे, कोरोना की अवधि में जिनकी रोजी रोटी जो है बंद हो गई थी, जिनके रोजगार बंद हो गए थे, जो दैनिक मजदूरी पर ही उनकी जीविका और उनके और उनका परिवार जो है उस पर आश्रित था, जीवित था, और वो जीविका जब बंद हो गई तो उनको खाने के भी लाले पड़ गए और उनको अपना और अपने परिवार का जीवन काम रखना भी दूभर हो गया। तो इस बात को जानते हुए भारत सरकार ने आपको 3000 करोड़ रुपया दिया था। तो मानवता के भी आधार पर जो स्थिति ये अभी बताई गई है, तो इस स्थिति में कम से कम मानवीयता के आधार पर भी, और क्योंकि आप सरकार में हैं तो जो सरकार का दायित्व बनता है उसके आधार पर भी, और आपको जो केंद्र सरकार से जो मिले थे 3000 करोड़, उसके आधार पर भी आपकी ड्यूटी ये बनती थी कि ये सभी जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं जिनका कोरोना अवधि में इनकी रोटी बंद हो गई है, खाने के लाले पड़ गए हैं, जीवन काम रखना जो है अपने परिवार का स्वयं का भी दूभर हो गया है, तो कम से कम उनको भोजन की व्यवस्था करते। आपने भोजन की व्यवस्था करने के बजाय
हमारे उन गरीब भारतीय भाई बहनों के साथ क्या गद्दारी किया है, देश ने देखा है। वो देश ने देखा है गद्दार केजरीवाल महोदय। और आपको कोई कहे न कहे, भारतीय जनता दल इस देश का गद्दार कहेगा भी और साबित भी करता रहेगा। किस तरह से आपने साजिश करके वो था आपका राघव चड्ढा, झूठा व्हाट्सएप मैसेज, ये व्हाट्सएप मैसेज का क्या दुष्प्रचार करवाया, क्या कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर हैं, जो मजदूर भारतीय भाई बहन हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की बसें लगी हुई हैं और उसी में ये लोग बैठ करके अपने अपने घरों में जा सकते हैं, अपने अपने घरों तक वो जा सकते हैं। ये अपने एक झूठा दुष्प्रचार व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से आपने फैलवाया। सिर्फ वो 3,000 करोड़ रुपया जो इन्हीं के लिए मिला था, उसको हड़पने के लिए आपने सिर्फ ये झूठा दुष्प्रचार ही नहीं करवाया, बल्कि अपने अधिकारियों से रात भर लाउडस्पीकर से चिल्ला करके यही चीज करवाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार की बसें लगी हुई हैं, वो आनंद विहार बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे। झूठा दुष्प्रचार। और जो मजदूर भारतीय भाई बहन उन घरों में वो निकलने के लिए वो समर्थ नहीं थे, उनको भी आपने मजबूर किया उनके मकान मालिकों के द्वारा बिजली और पानी का कनेक्शन कटवा करके। इस कदर आप जो है बिल्कुल निर्दयी भी और अवाम विरोधी और अपनी अवाम के और खास करके हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों के खिलाफ गद्दार बन गए थे। और आपने अपनी डीटीसी बस से लाकर उन्हीं मजदूर को, कौन मजदूर जो बेचारे अपने स्थानों को छोड़ करके अपने सर पर वो जो भी बर्तन है क्या है ले करके आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर लाखों की भीड़ में, जो कि आपने अपने डीटीसी बस ला करके वो पटक दिया इनको। तो वो अपना, और वहाँ कोई बस वस नहीं थी, बिल्कुल झूठ बोला आपने। और वो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन हजारों किलोमीटर तक चलने को मजबूर हुए। गद्दार केजरीवाल, देश ये पूछ रहा है आपसे, भारतीय जनता दल आपसे पूछ रहा है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन पूछ रहे हैं, हमारे हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन तुमसे पूछ रहे हैं। वो हजारों किलोमीटर तक चलने को मजबूर हुए। और उसमें कुछ हमारी बच्चियां थी गर्भवती, जो कि जो कि इसी चलने के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। इस सब के तुम जिम्मेदार तुम हो, गद्दार केजरीवाल। और तुम कहलवाते हो आतिशी सिंह से कि गरीबों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, गरीबों को मुफ्त पानी मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो तुम झूठे भी हो और मक्कार भी हो और हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के क्या असल दुश्मन हो, और देश के तुम गद्दार भी हो। लेकिन ये सारी बातों का ध्यान सिर्फ जो है भारतीय जनता दल को हो, इससे बात नहीं बनती। हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, इसका ध्यान रखें। और इसके जो है मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के झांसे में जरा ना है। सबसे पहले उनको ये ख्याल करना है कि यह देश का गद्दार है, जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उस घोर गद्दार कन्याकुमार के समर्थन में आया था। तो बिजली पानी कुछ वो बात है, देश का गद्दार है ये। तो
लेकिन बात यहीं तक ये कही जाए तो फिर जो है नाइंसाफ़ी होगी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ, अपने आदरणीय भारतीय आवाम के साथ और इस मुल्क के साथ। यह गद्दार केजरीवाल किसके तत्वाधान में पल रहा है? मोदी जी इसको पाल रहे हैं। कोई भी देशभक्त किस्म का प्रधानमंत्री होता तो इसको तुरंत 1 सेकंड में जो है धारा 3 से चप्पल लगा के इसको लात मार करके बाहर कर देते और अपनी आवाम पर जो इसने कहर बरपाया जो है वो कहर न बरपता। तो मोदी महोदय भी कितने अवाम विरोधी हैं। हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे देश के आदरणीय भारतीय आवाम बहुत गौर से देखें कि ये जो है मोदी महोदय ने गद्दार केजरीवाल के द्वारा ये सारा जो है कहर जो है बरपा है हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों के ऊपर। और उधर हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों के ऊपर गद्दार केजरीवाल के जरिए जो है वो कहर बरपा रहे हैं, वहीं गद्दार राहुल गांधी को हर सुविधाएं दे रहे हैं मोदी जी। ये इनका असली चरित्र है, असली चेहरा है। कोई भी राष्ट्रभक्त किस्म का प्रशासक होता, प्रधानमंत्री होता, 1 सेकंड में उसको लात मार के बाहर करके अपनी आवाम की जो है वो खिदमत देखता। लेकिन नहीं, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनना है और हर राष्ट्र विरोधी अवाम विरोधी यानी वो काम करना है। इस चीज को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम बहुत गौर से देखें। तो ये गद्दार जो है केजरीवाल दिल्ली में अपना पैर जमाया, इसके मंसूबे बढ़े। वही हथकंडा मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का हथकंडा अपनाया पंजाब के चुनाव में। वहाँ भी हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन इसके उस झांसी में आए और जरा भी पंजाब के में रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों ने जरा भी ख्याल है कि ये गद्दार है। तो देश का महत्व जो है हमारे सभी भारतीय बहन, पूरे देश के भारतीय भाई बहनों के लिए देश का महत्व है। और उसमें पंजाब में उसी में पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के लिए भी तो जरा भी ख्याल करते हैं कि भाई मुफ्त बिजली मुफ्त पानी और बातें और तुम्हारी और दूसरे चुनावी वादे पीछे। तुम इस देश के गद्दार, तुमको वोट नहीं पंजाब के बाहर और देश के बाहर करने की आवश्यकता है। ये इस भावना की आवश्यकता थी, लेकिन पता नहीं किस भ्रम जाल में, किसी मोह माया में इस गद्दार को जो है वो समर्थन दिया गया, वो भी प्रचंड बहुमत से। बहुत दुख की बात ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय कलंक है। हमारे पंजाब के रहने वाले भारतीय भाई बहन उसको बहुत ही गंभीरता से और देशभक्ति के जज्बे से देखें कि इतना बड़ा राष्ट्रीय कलंक जो है ये जो है कलंक जो है वो थोपा गया पंजाब के ऊपर। और इसको गौर से देखिए। और ये भगत सिंह की फोटो लगाता है। जरा इसको जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, खास करके हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन बड़ा गौर से देखें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन करने वाला जो है हमारे भगत सिंह, जो कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए, देश की अखंडता और एकता के लिए प्राण दिया, उसका ये फोटो लगाता है। क्या उपहास करता है इस देश की इज्जत के साथ, अस्मिता के साथ। और कितना बेवकूफ समझता है अपनी आवाम को कि यह देश के साथ गद्दारी भी करेगा और भगत सिंह ऐसे यानी महान राष्ट्रभक्त देशभक्त की फोटो भी रखेगा। हमारे पंजाब के
आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने माकूल जवाब नहीं दिया ना, इसलिए तो इसके हौसले बढ़ गए, इसके मंसूबे बढ़ गए। अब दिल्ली में पांव जमा, पंजाब में पांव जमा, अब इसके मंसूबे और बढ़ गए हैं। अब ये धीरे धीरे पांव पसार रहा है गुजरात में। वैसे तो पांव जमाने की कोशिश कर रहा था वो इसमें उत्तराखंड में, गोवा में भी। तो गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से तो भारतीय भाई बहनों ने इसको बहुत अच्छे से जवाब दिया। तमाम इसके कैंडिडेट, तमाम इसके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई, लेकिन अभी भी इसके हौसले पस्त नहीं हुए। अब ये गुजरात में ये अपना पाँव पसारने में लगा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता दल का गुजरात में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों से विनम्र विनती है कि इसके मंसूबों को पस्त करिए, इस गद्दार को काले झंडे आप दिखाइए, और गुजरात की पावन धरती पर इसको पांव रखने मत दीजिए। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के आप लोग ये कहिए कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी तुम अपने पास रखो। हम इस गद्दार केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह का माकूल जवाब उसको दीजिए, और जब केजरीवाल से आप शुरू करेंगे तो और भी गद्दारों को जवाब धीरे धीरे अपनी आवाम जो है हर जगह से वो देती जाएगी। इसकी शुरुआत जो है, तो इसलिए इसलिए हमारे गुजरात के आदरणीय भारतीय भाई बहन इसके मंसूबों को पस्त करें, इस गद्दार केजरीवाल के मंसूबों को पस्त करिए। गुजरात की पावन धरती पर गुजरात की पावन धरती पर पांव रखने मत दीजिए, काले झंडे दिखाइए इस गद्दार। देश का महत्व हर वक्त जो है मन में और अपने आचरण से होने की जरूरत है। देश साथ गद्दारी करे और आकर के वो चुनाव लड़े और हमारी जनता उसको वोट करे, सबसे बड़ा एक राष्ट्रीय कलंक है ये। और अब तो ये उसी लहजे में ये बोलता है, लगता है कि अब इसको राष्ट्रीय राजनीति में आना है और प्रधानमंत्री बोलना है। वंदे मातरम को ये उसी शैली में अब ये बोल रहा है जिस शैली में मोदी महोदय बोलते हैं। मोदी महोदय क्या करते हैं कि वंदे खुद बोलेंगे और मातरम जो है वो जो है पब्लिक से बुलवाते हैं। जो श्रोता गण यानी जो पब्लिक होती है या हमारे भारतीय भाई बहन होते हैं उनसे करवाते हैं। तो उसी शैली में ये कहता है, खुद बोलेगा वंदे और जनता से करवाता है मातरम। अब देखिए, वंदे मातरम का सिर्फ चुनावी फायदा लेना। मोदी जी की गद्दारी जरा देखिए, मोदी जी की गद्दारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें। वंदे मातरम हमारा इतना आदर्श भरा और जो है आज़ादी की जंग के दौरान हमारा वो जो है इनकलाबी नारा। कल के समाचार में था कि पाकिस्तान में भी मुल्तान कोई जगह है, कोई इलाका है, वहां भी वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। वंदे मातरम करके आज़ादी की जंग के दौरान एक उर्दू अखबार लाहौर से निकलता था। वंदे मातरम जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी कहते हैं, यानी वो विरोध नहीं करते हैं। कुछ कट्टरवादियों को छोड़ दीजिए, और वो कट्टरवादी वो किसके यानी पोसे हुए तत्व हैं, इसी जीएनपीसी जैसे गद्दारों की। तो उनसे कुछ इस तरह के समाचार वो मिल सकते हैं, लेकिन हमारा
पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जिन पर ये इस तरह का वो आरोप मरने का जो है वो ये साजिश करते रहते हैं, उन्होंने कभी भी वंदे मातरम का विरोध नहीं किया और न करते। तो पाकिस्तान में भी मुझे लगता है वंदे मातरम के नारे। अब मोदी जी की जरा गद्दारी देखिए, 8 साल से इनको प्रधानमंत्री 8 साल से अधिक हो गया। वंदे मातरम का चुनावी फायदा लेते हैं, वंदे मातरम कहलाते हैं। जिस वंदे मातरम के साथ उस गद्दार नेहरू ने इतना बड़ा अन्याय किया कि इससे राष्ट्रगान का सम्मान छीन लिया, इस गद्दार नेहरू ने कम से कम उस सम्मान को वापस करने के लिए मोदी महोदय की नकली राष्ट्रवाद की मंशा नहीं दिखती है कि कम से कम जो अन्याय ये अपने वंदे मातरम को कि उससे राष्ट्रगान का सम्मान जो कि गद्दार नेहरू ने छीन लिया था, कम से कम उसको तो वापस आप कराते। 8 साल से अधिक हो गया। वंदे मातरम का चुनावी फायदा भी लेते हैं, इसलिए बताते कि आप पाखंडी नहीं बल्कि देश विरोधी हैं मोदी जी। इसका आप इसको सिर्फ चुनावी फायदे तक ही बस रखे हैं। सम्मान देना, मैंने इसको सम्मान देने का, खास करके राष्ट्रगान का, नेशनल एंथम का सम्मान देना आपकी मंशा नहीं है। यही तो गद्दारी है आपकी। और आज भी जो है जो जॉर्ज पंचम की चाटुकारिता में जो मैंने गाने गाया गया था, जनगण मन जो है उसी को जो है वो राष्ट्रगान में चल रहा है अभी। ये सारी जो है देश विरोधी और भारत विरोधी जो है वो जो परंपरा जो है इसने एक प्रैक्टिस इसने शुरू की है इन गद्दार जीएनपीसी वालों ने कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के सम्मान से वंचित कर दिया। जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में जो गाना गया उसको राष्ट्रगान ये बनवा दिया, बनवा दिया इस गद्दार नेहरू ने। आप भी वही गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको जरा गौर से देखें। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों को कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वो इन जो है महत्वपूर्ण यानी विषयों को, मुद्दों को और क्या मामलों को कभी भी नहीं बोलते सर। देश पर जो डकैती डाली गई जीएनपीसी के द्वारा, काले धन जो जमा है, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं ये टीएमसी वाले, आरजेडी वाले और जो है समाजवादी पार्टी वाले, डीएमके वाले, शिवसेना वाले, अकाली वाले, एनसीपी वाले और जो टीडीपी वाले। यानी कांग्रेस की लूट के विषय में जो है कभी नहीं बोलते हैं। हाँ, कभी मैंने परोक्ष रूप से आड़ में कभी इस बात को कबूलते हैं। हमको याद है कि 2012 में जब ये अखिलेश यादव जीते थे, जब अखिलेश यादव ने बल्कि मुलायम सिंह ही थे उसमें मुखिया, तो मुलायम सिंह और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव जीती थी। और फिर इसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री यानी इनको बनाया गया, अखिलेश यादव को। तो उसके अखिलेश यादव के शपथ ग्रहण समारोह के 2-3 दिन बाद, एक दिन बाद या 2 दिन बाद एक इंटरव्यू हुआ था, कोई पत्रकार उनसे इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा था कि इस देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी वो कांग्रेस है, बोले थे। सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है, वो उन्हीं की सीबीआई है, उन्हीं की कोर्ट है, बोले थे। लेकिन महोदय सबसे भ्रष्ट भी आप कहते हैं, बार बार उसी भ्रष्ट से आप चिपकते हैं और उसके ही
उसके ही हित को पूरा करने के लिए यानी हर जुगत करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में बराबर उसका समर्थन करते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। और वैसे आपका कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता जो है इस जीएनपीसी के द्वारा लूटे हुए कालेधन के शब्द में उसकी घिघी बंद रहती है। तो समाजवादी पार्टी के लोग अकेले नहीं हैं, आरजेडी के लोग, टीएमसी के लोग, डीएमके के लोग, टीडीपी के लोग, शिवसेना के लोग, अकाली के लोग इसे जीएनपीसी की लूट के विषय में एक शब्द नहीं बोलते हैं। और क्यों नहीं बोलते हैं कि ये खुद भी, हालांकि उतनी बड़ी राशि का तो नहीं, लेकिन ये सब भी खुद भ्रष्टाचारी हैं, बड़े बड़े। मोदी जी क्या कर रहे हैं? ईडी को जो है, जो छोटे, जैसे ममता वो जो है, मोदी जी ममता बनर्जी की रक्षा करेंगे और उसके अधीन जो है जो छुटभैया करके है वो पार्थ चटर्जी है या कोई अर्पिता मुखर्जी है, वहां पर वो ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे। ये तो है इनका। और जैसे ये राहुल सोनिया है, वो राहुल सोनिया के संबंध में जो सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर किया था कि उसमें जो करीब 2000 करोड़ का यानी जो हेराफेरी इनसे उन्होंने किया है, उसी के संबंध में पूरे देश में जो है पूरा वो नथे हुए हैं कि भाई ईडी के संबंध गया, ईडी के यहाँ जो है पूछताछ हो रही है, फलाने ठिकाने, ये सब बकवास। अरे जीएनपीसी की जो है लूट जो है जो कि 12 से लेकर 13 लाख करोड़, उस पर मोदी जी की, बीजेपी वालों की यानी घिकी बंद है, जबकि कबूले भी थे। मोदी जी ने खुद कबूला था 2014 के लोकसभा के चुनाव के दौरान, खुद कबूला था कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है और इतना लूट करके विदेशों में काला धन जमा किया है। यदि काला धन आ जाए तो हर एक के खाते में 10-15 लाख रुपए हो जाएंगे, ये कहे थे। हालांकि इनके विरोधी और जो जीएनपीसी या कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारा 15 लाख रुपया दो, लालू भी बोलता है कि हमारा 15 लाख रुपया दो, लेकिन लालू ये नहीं कहता है कि मोदी जी ने कहता है कि ये जो है कांग्रेस ने लूटा है इस देश को। वो गद्दार किस्म का लालू जो है ये तो कहता है कि हमारे परिवार में वो 11 लोग हैं, मेरी बेटी है, बेटा है, और वो गुड़ा करता है 11 का 10 लाख में करोड़ हो जाता है कि तो मोदी से मांगता है पैसा। लेकिन ये नहीं कहता है कि मोदी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस ने इस देश को लूटा है, और या वही बोलता है कि भाई इस देश को कांग्रेस ने यानी इस कदर और इतनी राशि की लूट मचाई है। और कैसे कहेगा वो, क्यों कहेगा, जबकि वो खुद ही जो है वो डकैत है, चारा घोटाला, फलाना घोटाला। तो चूंकि ये भी जो जितने भी चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे उनके आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी वाले हो, जो है ये छोटे किस्म के डकैत हैं। तो छोटे किस्म का डकैत जो है, जो बड़ा डकैत है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते, ना तो उस पर एक शब्द बोलते हैं। और जीएनपीसी के सभी, चाहे वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे गद्दार इंदिरा गांधी हो, चाहे गद्दार जो है ये राजीव गांधी हो, चाहे गद्दार ये दोनों तीनों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इस पर सब एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये सभी स्वीकार थी। ये भी इस देश के बहुत बड़े गद्दार हैं सब। ये हमारे आवाम को समझना पड़ेगा। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों,
भारतीय अवाम ताकत आपके लिए ये सारे तथ्य जो है काफ़ी परिश्रम करके लाता रहता है। और भारतीय जनता दल का परिश्रम या इस तरह से लाना तभी सार्थक होगा जब इन सारे तथ्यों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्र हित में, अवाम के हित में इसको आप देखेंगे और देखने का अपना नजरिया भी शुद्ध करेंगे। तो देखने का नजरिया शुद्ध करने का क्या एकमात्र तरीका है कि आप जो है जातिवाद के दलदल से, संप्रदायवाद के दलदल से, भाषावाद के दलदल से और प्रांतवाद के दलदल से और इस प्रकार क्षेत्रवाद, समूहवाद के दलदल से बाहर आकर के जो है वो भारतीयता के एहसास के साथ आप देखेंगे, तब आपको ये दिखेगा। इसलिए अपने दृष्टिकोण की शुद्धिकरण के लिए जरूरी है भारतीयता का एहसास हो और सारे जो कृत्रिम जो पहचान है, कृत्रिम जो दीवार है, सबको तोड़ना पड़ेगा। और ये विशेष के लिए जरूरी है हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, जहां पर जातिवाद पूरा जकड़ा हुआ है। तो यही तो है गुलामी की जंजीरें हैं। जातिवाद सबसे बड़ी गुलामी की जंजीर है, संप्रदायवाद सबसे बड़ी गुलामी की जंजीर है, सबसे बड़ी मानसिक गुलामी की जंजीर है। जातिवाद जातिवाद एक बहुत बड़ी मानसिक गुलामी की जंजीर है। सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद वो भी एक बहुत ही बड़ी और बड़ी खतरनाक मानसिक गुलामी की जंजीर है। इस प्रकार और प्रांतवाद भी जो है मानसिक गुलामी की एक खतरनाक जंजीर है। और भाषावाद भी एक खतरनाक मानसिक गुलामी की जंजीर है। इस प्रकार और भी जंजीरें हैं, क्षेत्रवाद, समूहवाद और इस तरह। तो उन जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा और अपने दृष्टिकोण को राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जो है शुद्ध करना पड़ेगा। तब जाकर के जो ये भारतीय जनता दल ये सारे तथ्य आपके सामने ला रहा है, इसको आप देखेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। और तब इन सारे काले अंग्रेजों को नस्ल नाबूद करने के लिए आप सन्नद्ध होंगे, कटिबद्ध होंगे, प्रतिबद्ध होंगे। तो जहां भारतीय जनता दल अकेले देश में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, आवाम परस्ती, मुल्क परस्ती के वातावरण को लाने के लिए अकेले ही जो है ये कम से कम यूट्यूब के माध्यम से कर रहा है, वहीं पर ये सब दूसरा माहौल बनाने के लिए एक और जो है बीजेपी अपना वो बखान करवाती है और दूसरी ओर जो उसके जो विरोधी हैं महंगाई बेरोजगारी बस इतने भर उनका तर्क रहता है। महंगाई के अच्छा और महंगाई को ही ले लीजिए। महंगाई के लिए भारतीय जनता दल ने कहा कि कम से कम इतना ही जो है, कम से कम सोनिया राहुल के नाम से जो काला धन जमा है लगभग 180 से लेकर 200 लाख करोड़ जो है वही कम से कम ला दें मोदी जी। और डीजल वगैरह पर यानी वो सब्सिडी दें, डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी दे दें, अपने आप जो महंगाई जो वो नीचे आ जाएगी। और हमारे जो आम आवाम है, हमारी जो गरीब आवाम है, जो कि महंगाई से बिल्कुल पिस रही है, उसको राहत मिल जाएगी। लेकिन ये बात जो है समाजवादी के लोग नहीं बोलेंगे कि राहुल सोनिया के द्वारा लूटे हुए और काला धन के रूप में जमा किए हुए पैसे को लाया जाए, नहीं बोलेंगे सर। झूठ मूठ का महंगाई किए रहते हैं। तो ये सब भी देश के बहुत ही खतरनाक गद्दार हैं सब। देश के गद्दारों की पहचान करना बहुत जरूरी है और आगे आने वाले एपिसोडों में मैंने इसके देश के खिलाफ गद्दारी का जो है
ऐतिहासिक जो है यानी उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह से हमारे भारतीय भाई बहनों की मानसिकता में वो हमारे भारतीय भाई बहनों की मानसिकता में वो रचा बसा है, जो रचा बसा है, जो कि इन गद्दारों को की रक्षा करता है, उनको साथ देता है। तो आगे आने वाले एपिसोडों में मैं इसको बताया जाएगा। तो ये जितने भी ये आपके हैं जो कि बीजेपी को घेरते हैं कि भाई रोजगार दो, बेरोजगारी इतनी है और महंगाई और वो क्या करने की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो है सिर्फ झूठा, इसलिए झूठा और वो भी दिखावटी। यदि देशवासियों से देश से इनको मोहब्बत होती है तो तुरंत कहते हैं भाई कि जो काला धन जो जमा है, और काला धन जो है वो विदेशी बैंकों में नहीं, भारत के अंदर भी है। ये शरद पवार के पास, चिदम्बरम के पास, सोनिया राहुल के पास, अखिलेश के पास, ममता बनर्जी के पास, एमके स्टालिन के पास तमाम जो है वो काला धन जो है जमा है। तो सब रखे पैसा, लाखों करोड़, कम से कम वही निकाल करके मोदी जी करते, और कम से कम उसी को ये सब कहते। तो ये सब देश के डकैत भी हैं, देश के दुश्मन भी हैं, और झूठ मूठ का एक नाटक कि महंगाई बेरोजगारी। बीजेपी भी इन देश के डकैतों को, देश के दुश्मनों पर यानी कोई कार्रवाई न करके, और एक दिखावटी है। ईडी सीबीआई जो है बिल्कुल दिखावटी है। ये इतने खतरनाक किस्म के जो है ये शातिर हैं, मगरमच्छ हैं कि इन पर ईडी सीबीआई या किसी कोर्ट का कोई असर नहीं है। कोई कहेगा साहब अब आपने जो है, आप कहते हैं कि कोर्ट का भी असर नहीं है, ये वो ईडी का भी असर नहीं, सीबीआई का असर, तो करें क्या मोदी जी? मोदी जी को यदि अकल नहीं है तो कैसे इन ताकतों को कैसे इस तरह की ताकतों को पंग किया जाता है? तो एक जो है देशभक्ति का एक तकाजा है और उसके तरीके हैं, और उन तरीकों को हम जो है सार्वजनिक रूप से कम इस यूट्यूब के माध्यम से बता नहीं सकते। लेकिन ये बार यदि बीजेपी वाले यदि इस बात को क्लेम करेंगे तो बस यही कहा जाएगा कि मोदी जी सत्ता से हटें, और मैं खुद 1 साल के अंदर ये दिखा सकता हूं कि देश विरोधी ताकतों को किस तरह से पंगु या पस्त किया क्या जो है वो पंगु या पस्त किया जाता है, और किस तरह से देश के साथ जो है देशभक्ति निभानी चाहिए और निभानी चाहिए और निभाया जाता है। तो बस एक बात इसका उत्तर है कि यदि बार कहें कि साहब इनके ऊपर ईडी का भी असर नहीं, सीबीआई का असर नहीं, कोर्ट का भी असर नहीं, फिर भी जो ये कहा जा रहा है कि इनको पस्त करना है, इनको पंग करना है, इनको क्रिपुल करना है, तो क्या करें? है उपाय, लेकिन वो उस उपाय का खुलासा इस तरह से सार्वजनिक रूप से बिल्कुल नामुमकिन है वो करने की चीज है। यदि मोदी जी मनसा नहीं है, उनको अकल नहीं है, तो बस इसका एक बात उपाय है कि वो सत्ता से हटें। साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर, ये हालांकि साल 1.5 साल में पूरा नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा तो होगा ही, और एक रास्ता तो बनेगा ही कि कैसे इन ताकतों को पंग और पस्त किया जाता है, किया जा सकता है और करना चाहिए। इसी की आवश्यकता है, वरना जो है, और या
हमारी हमारे अवाम एक होकर के इनको ईवीएम मशीन पर शून्य करें। यहाँ से भी शुरुआत हो सकती है और होनी चाहिए और होना पड़ेगा। अब इन खतरनाक जो है जो देश विरोधी ताकतें हैं या काले अंग्रेज हैं, इनका इलाज न तो ईडी के पास है, न तो सीबीआई के पास है, न तो कोर्ट के पास है। इनका इलाज सिर्फ जो है वो ईवीएम के पास है। और इसके बाद यदि अवाम का यह आशीर्वाद हुआ, भारतीय जनता दल कहेगा नहीं, वो करके दिखाएगा इन सारी ताकतों को पस्त करके, और ये भूल जाएंगे, भाग जाएंगे इटली वगैरह जो है। इसी की आवश्यकता है। इन सब ने पूरे सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को और भी जीवन को पूरा जो है वो प्रदूषित किया हुआ है। भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि भाई इस देश में देशभक्ति आनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति आनी चाहिए, अवाम परस्ती आनी चाहिए, लेकिन ये सब अलग ही माहौल और जो है मीडिया के साथ मिल करके, मीडिया 24 घंटा देश विरोधी और संविधान विरोधी वो गतिविधियों में सक्रिय है। तो देश की स्थिति बड़ी विकट है। तो इसलिए शुरुआत कम से कम हमारी जो भारतीय अवाम है, कम से कम यहाँ से शुरुआत करें कि इन सारी ताकतों को ईवीएम मशीन पर माकूल जवाब देते हुए उनको पहले उनको शून्य करें। और उसी तरह से जिस तरह से हमारे बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हमारे चाणक्य जी ने कुश को जड़ से समाप्त करने के लिए कुश की जड़ में मट्ठा डाले थे कि फिर उस जगह से कुछ जो है उग नहीं सकता। उसी प्रकार एक बार इनको जड़ से ऐसा उखाड़ना है कि फिर दोबारा जीएनपीसी इस भारत की पावन धरती में वो उग न सके। सिपाहियों को इस तरह से उखाड़ना है कि भारत की यानी पावन धरती से कभी भी जो है वो कभी भी समाजवादी पार्टी जैसे कोई भी संगठन जो है उग न सके। आम आदमी पार्टी जो आम आदमी पार्टी तो नहीं, लेकिन ये केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी को इस तरह से उखाड़ना है कि केजरीवाल जैसे गद्दार जो है दोबारा जो भारत की पावन धरती से उग न सकें। तो इतना बड़ा काम है, लेकिन उससे शुरुआत हम भारतीय भाई बहनों को भारतीयता के आधार पर एक होकर के पहले यह आवश्यक काम करना होगा कि इन ताकतों को ईवीएम मशीन पर शून्य करना है, और साथ में जो है सत्ता का उपकरण जो है अपने आशीर्वाद से भारतीय अवाम ताकत दल को देना है। भारतीय अवाम ताकत दल अब आगे आने वाले सभी चुनाव में चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे जो ये 2024 का जो चुनाव है, बिल्कुल पूरी सक्रियता से, पूरी ताकत से और पूरे दमखम के साथ जो है उसमें उतरेगा। आप लोगों का आशीर्वाद जो है वो पाने के लिए, आप लोगों के आशीर्वाद से इतने बड़े राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाने के लिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।